गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th का चैप्टर 3 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन लेकर के आए हैं। देखिए, क्लास 9th में आपने मोशन चैप्टर पढ़ा होगा। तो मोशन क्या है? अगर एक बॉडी अपनी पोजीशन किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में चेंज कर दे तो हम ये कहते हैं कि वो बॉडी मोशन में है। ठीक है, तो जो मोशन होता है वो 1 डायमेंशनल मोशन भी होता है, 2 डायमेंशनल मोशन भी होता है, 3 डायमेंशनल मोशन भी होता है। अगर हम स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहे हैं तो ऐसे मोशन को हम लोग 1 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ डिफिनीशंस हैं जो आपके साथ मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। देखिए, मैकेनिक्स इट इज़ ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स की ब्रांच है दैट डील्स विद द कंडीशन ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट अराउंड अस। हमारे चारों तरफ जो भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पर रहते हैं या मोशन करते हैं, उनके कंडीशन को जानने के लिए जिस फिजिक्स का यूज किया जाता है वो मैकेनिक्स उस फिजिक्स की एक ब्रांच है। ठीक है, मैकेनिक्स में हम किसी ऑब्जेक्ट की रेस्ट और मोशन पोजीशन को हम लोग स्टडी करते हैं। अब आता है सब ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स के भी कई ब्रांच हैं, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स। स्टैटिक्स इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। ये मैकेनिक्स का एक ब्रांच है दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और इन इक्विलिब्रियम। जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पर रहता है या इक्विलिब्रियम पोजीशन पर रहता है। इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब जैसे कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो इसका मतलब ये है कि उस पर जो भी फोर्स लग रहे हैं वो उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए डाउनवर्ड ग्रेविटी फोर्स लग रहा है तो उसके अपवर्ड जो रिएक्शन फोर्स है वो दोनों आपस में इक्वल है, इसलिए हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। तो हम रेस्ट पोजीशन पर किसी ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कह सकते हैं। सेकेंड ब्रांच काइनेमेटिक्स इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। ये भी मैकेनिक्स की ब्रांच है दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें हम ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करते हैं, लेकिन इसके साथ एक कंडीशन होती है, विदाउट कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। मतलब वह मोशन जो हो रहा है उसके पीछे क्या कारण है उसको हमको कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, अच्छा, बिना कारण के मोशन होता नहीं है किसी ऑब्जेक्ट में। तो काइनेमेटिक्स एक ऐसी ब्रांच है जो ये बताती है कि ऑब्जेक्ट में मोशन तो हो रहा है लेकिन हम उसके पीछे कॉज क्या है इसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। अब आता है डायनेमिक्स। इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें भी हम ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टडी करते हैं, बट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द कॉज ऑफ देयर मोशन। इसमें हमको कंसीडर करना पड़ता है कि उस मोशन के पीछे कोई ना कोई कॉज है, कोई ना कोई उस पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है तभी वो मोशन हो रहा है, या उस पर किसी डायरेक्शन पे अगर फोर्स लगाया जा रहा है तो वो उस टाइप का जो मोशन होता है जिसमें हम
इफेक्ट ऑफ फोर्सेस को कंसीडर करते हैं तो वह डायनेमिक्स है, ये भी मैकेनिक्स की ही एक ब्रांच है। देखिए ऑब्जेक्ट के दो पोजीशन होते हैं, रेस्ट और मोशन। ये हम लोग क्लास 9th में भी पढ़े थे। ये बॉडी इज सेड टू बी रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, अगर वो अपना पोजीशन चेंज नहीं करती है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, उसके सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अगर वो अपना पोजीशन चेंज नहीं करती है विथ पासेज ऑफ टाइम, समय बीतने के साथ। अगर बॉडी अपना पोजीशन नहीं चेंज करती है तो उस बॉडी को हम रेस्ट पोजीशन पर मानते हैं। अब आता है मोशन। ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग विथ पासेज ऑफ टाइम। ये इसका जस्ट अपोजिट है कि अगर एक बॉडी अपने पोजीशन को चेंज कर देती है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग एंड विथ पासेज ऑफ टाइम, समय के बदलने के साथ, समय के बीतने के साथ, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अगर कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज कर देती है तो हम ये कहते हैं कि ये बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, देखिए पॉइंट ऑब्जेक्ट्स में कंफ्यूजन रहता है। हम लोग ये सोचने लगते हैं कि पॉइंट एक छोटा सा कोई पॉइंट है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट मीन्स ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि बहुत छोटा ऑब्जेक्ट हो, तो ऐसा कोई इसमें कंडीशन नहीं लगती है। अब इस डिफिनीशन को जान लेंगे तो हम जान जाएंगे कि पॉइंट ऑब्जेक्ट छोटा नहीं होता है। इफ़ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंजेस बाय डिस्टेंसेस मच ग्रेटर देन इट्स ओन साइज, अगर हम कोई दो ऑब्जेक्ट ले लेते हैं और दोनों ऑब्जेक्ट में एक ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस है उसकी तुलना में बहुत छोटा हो। जैसे हमने दो ऑब्जेक्ट लिया, जैसे अर्थ ले लिया और सन ले लिया, तो अर्थ सन का चक्कर रिवॉल्व करता है, रिवॉल्व अराउंड द सन। तो अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस है उसके कंपैरिजन में जो अर्थ का डायमेंशन है वो छोटा है, बहुत छोटा है। इसलिए हम अर्थ को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अर्थ बहुत छोटा है? अर्थ छोटा नहीं है, लेकिन अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस है उसके कंपैरिजन में अर्थ की साइज छोटी है। इफ़ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस बाय डिस्टेंस much greater than its own size in a reasonable duration of time, then the object may be regarded as point object. देखिए अर्थ कैन बी रिगार्डेड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट, अर्थ को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। इन द स्टडी ऑफ मोशन, अर्थ सन को रिवॉल्व कर रहा है, तो अगर हम अर्थ और सन के मोशन, देखिए सन तो मोशन करता नहीं है, अर्थ ही मोशन करता है, तो अर्थ को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। अर्थ के मोशन में अर्थ सन का चक्कर लगा रहा है, इसमें अर्थ को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद और भी कुछ डिफिनीशंस हैं जिसको हम लोग जान लें, क्लास 9th में हम लोग उसको पढ़े भी हैं। जैसे यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमको इसी चैप्टर में पढ़नी होंगी।
इसी में मोशन इन स्ट्रेट लाइन में ही हम एग्जाम्पल समझते हैं 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन। देखिए, हम जानते हैं कि ग्राफ चैप्टर में हमने ये पढ़ा है कि 1 डायमेंशनल मोशन में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस कोई मोशन हो रहा हो, वो या तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में हो रहा हो, या वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में हो रहा हो, या जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में हो रहा हो। कहने का मतलब, या तो बॉडी मोशन स्ट्रेट ऐसे कर रही हो, या बॉडी मोशन ऐसे कर रही हो, ठीक है, और या तो बॉडी मोशन ऐसे कर रही हो। तो मतलब मोशन स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। तो ऐसे मोशन को हम लोग 1 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। जैसे मोशन ऑफ ए ट्रेन अलोंग ए स्ट्रेट ट्रैक, जो ट्रेन होती है वो आपका स्ट्रेट ट्रैक में मूव करती है, तो ये एक एग्जांपल है 1 डायमेंशनल मोशन का। दूसरा, मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट ऐसे करके ऊपर से नीचे गिरा दिया जाए तो उस मोशन को भी हम लोग 1 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। अब आता है 2 डायमेंशनल मोशन। 2 डायमेंशनल मोशन का मीनिंग ये हुआ कि वो एक प्लेन के अकॉर्डिंग मूव कर रही है। तो जो प्लेन होता है वो 2 एक्सिस से मिल करके बनता है, या तो वो एक्स वाई प्लेन पर बॉडी मूव कर रही है, या तो वाई जेड प्लेन पर बॉडी मूव कर रही है, या तो जेड एक्स प्लेन पर बॉडी मूव कर रही है। तो जैसे ही हम मतलब हमारा कमरा है, कमरे में ये जो फर्श होती है इसको हम एक्स वाई प्लेन कहते हैं, और कमरे में जो लेंथ और हाइट वाला जो होता है इसको हम लोग कहते हैं ये वाई जेड प्लेन है, ठीक है। और एक प्लेन ये होता है, इसको हम लोग जेड एक्स प्लेन कहते हैं, है ना। तो 3 तरह के प्लेन्स पाए जाते हैं, और उसमें जो मोशन का एग्जांपल है वो कुछ इस तरीके से है। मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, जो हमारा प्लैनेट होता है वो सन को रिवॉल्व करता है, वो एक्स वाई प्लेन में ही रिवॉल्व करता है। एक कार मूविंग अलोंग ए जिगजैग पाथ, एक कार चल रही है लेकिन स्ट्रेट नहीं चल रही है, जिगजैग चल रही है, तो ऐसे मोशन को भी हम 2 डायमेंशनल मोशन कहेंगे। वो अलोंग एक्स वाई एक्सिस मूव कर रही है। अब आता है 3 डायमेंशनल मोशन। 3 डायमेंशनल मोशन में तीनों एक्सिस के अकॉर्डिंग अगर कोई बॉडी मूव करती है तो ऐसे मोशन को हम लोग 3 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। जैसे एक काइट फ्लाइंग ऑन ए विंडी डे, एक पतंग उड़ रही है, वो 3 डायमेंशनल मोशन कर रही है। क्यों? क्योंकि पतंग का डायरेक्शन पहली बात तो स्ट्रेट नहीं है, दूसरी चीज़ किसी प्लेन के अकॉर्डिंग मूव नहीं कर रही है, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल है एरोप्लेन फ्लाइंग इन एटमॉस्फेयर। एरोप्लेन भी जैसे काइट आपका 3 डायमेंशनल मोशन है, वैसे एरोप्लेन भी जो उड़ता है वो भी आपका 3 डायमेंशनल मोशन होता है। तो हमें ये तीनों मोशन जानना बहुत ज़रूरी है। अब थोड़ा सा क्लास 9th में हम लोग पढ़ चुके हैं कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस है एक्चुअल पाथ ट्रेवर्स्ड बाय ए बॉडी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, मतलब हम कितना ट्रैवल कर चुके हैं। मतलब हमें ये नहीं देखना है कि हमारा जो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस है वो कैसी है, इससे हमें इस पर हम डिपेंड नहीं करते हैं, है ना। तो चाहे हम टेढ़ा मेढ़ा जाएं, हम फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएं,
तो हमको पूरे पाथ का मेज़रमेंट कर लेना है, तो उसी को हम लोग कहते हैं डिस्टेंस। बट डिस्प्लेसमेंट ऐसा नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवर्स्ड बाय अ बॉडी बिटवीन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मतलब जहाँ से हम चलना स्टार्ट किए हैं और जहाँ पर पहुँचे हैं, दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। दोनों का SI यूनिट मीटर होता है, बट डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। इसका मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट की SI यूनिट मीटर है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। A body is said to be in uniform motion if it covers equal distance in equal intervals of time। अगर हम किसी डिस्टेंस को कई छोटे छोटे इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लें और सारे इक्वल पार्ट इक्वल टाइम पर ही कवर्स किए जा रहे हैं, तो ऐसे मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। बट इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन ए बॉडी इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अब टाइम तो इक्वल लग रहा है, लेकिन वह इक्वल टाइम में जो डिस्टेंस कवर किया जा रहा है वो इक्वल नहीं कवर किया जा रहा है ना। तो ऐसे मोशन को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। स्पीड, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम। समय के साथ जो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन जो चेंज कर रहा है उसका रेट इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में, उसको हम लोग स्पीड कहते हैं। स्पीड का फार्मूला है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। SI यूनिट इसका मीटर पर सेकेंड स्पीड का भी होता है और वेलोसिटी का भी होता है। बट वेलोसिटी की डिफिनीशन में थोड़ा सा चेंज है। ये जो एनी डायरेक्शन लिखा है यहाँ पर गिवन डायरेक्शन हो जाएगा। मतलब कोई ऑब्जेक्ट समय के साथ जो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है उसका रेट इन गिवन डायरेक्शन, किसी दिए गए डायरेक्शन में, तो उसे ही उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कहा जाता है। और वेलोसिटी का फार्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। SI यूनिट इसकी भी मीटर पर सेकेंड होती है और ये वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बाद कुछ और डिफिनीशंस हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और डिफिनीशन आपको अभी लिखवाते हैं और उसको समझाते हैं। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है? देखिए, एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। इसकी डिफिनीशन भी ऐसे ही बन जाएगी कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। तो इसमें डेफिनेशन इसीलिए नहीं लिखवाए हैं, केवल फार्मूला लिखवा दिए हैं। तो हमको ये जानना है, जैसे ये एक एग्ज़ाम्पल हम आपको दे रहे हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट A से चलना स्टार्ट करता है, पॉइंट B तक पहुंचता है और उसने 10 किलोमीटर इन 1 आवर ट्रेवल किया, ठीक है। और फिर इसके बाद वो अपोजिट डायरेक्शन में 4 किलोमीटर ट्रेवल करता है और किस पोजीशन पर पहुंचता है? एट C। तो ये आपका इनिशियल पोजीशन हो गया।
और ये आपका फाइनल पोजीशन हो गया, है ना। तो अब हमें पता लगाना है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, मतलब 10 किलोमीटर और ये 4 किलोमीटर ऐड किया जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 + 4। टोटल टाइम टेकन, ये 1 आवर है और ये भी आपका 1 आवर है, तो दोनों टाइम को हम ऐड कर लेंगे। तो 1 आवर + 1 आवर, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 14/2 = 7 किलोमीटर पर आवर। 7 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। लेकिन एवरेज वेलोसिटी भी वही आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। एवरेज वेलोसिटी की डिफिनीशन है टोटल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट में अगर हम राइट हैंड साइड जाते हैं तो डिस्टेंस पॉजिटिव ली जाती है, और अगर लेफ़्ट हैंड साइड जाते हैं तो डिस्टेंस नेगेटिव ली जाती है। किस तरीके से? देखिए, यहाँ पर हम लोग राइट हैंड साइड जा रहे हैं, तो राइट हैंड साइड कितना जा रहे हैं? 10 किलोमीटर, तो इसको लेंगे +10, फिर ऐड करेंगे क्योंकि टोटल कह रहा है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हैं, तो ये जो डिस्टेंस है ये निगेटिव ली जाएगी, तो ये हो जाएगा -4 अपॉन, देखिए ये +10 और -4 आप लोग जाने रहिएगा कि जब हम लेफ़्ट जाते हैं तो निगेटिव लेंगे, राइट जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे, नीचे आएंगे तो निगेटिव लेंगे। इसको हमें जानना है। तो टाइम तो यहाँ भी 1 + 1 ही लग रहा है क्योंकि टोटल टाइम टेकन है। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 10 - 4 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 6/2, दैट इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी हम लोग निकालते हैं। अब आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये क्या है? द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड एट एनी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी टाइम पर, किसी एक टाइम पर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड एट एनी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी समय पर, और एट ए पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ इट्स पाथ, या किसी पाथ पर, पाथ के किसी एक पॉइंट पर अगर हमें स्पीड निकालना हो तो ऐसे स्पीड को इंस्टेंटेनियस स्पीड कहा जाता है। एक डिफिनीशन और होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की भी डिफिनीशन यही रहेगी, केवल आपको यहाँ से एनी हटा करके ए लगा देना है। इंस्टेंटेनियस स्पीड की डिफिनीशन में एनी हटा करके ए लगा देंगे तो वो आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगा। अब इसको हम थोड़ा ग्राफ से समझते हैं। जैसे एक ग्राफ है, मान लीजिए ये जो वर्टिकल लाइन है ये डिस्टेंस को इसको डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है, और इसके बीच में जो ग्राफ बन रहा है वो कुछ नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बन रहा है। देखिए, यूनिफॉर्म मोशन में इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना आसान है।
दिक्कत होती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्योंकि हमारा हर पॉइंट पर स्पीड अलग अलग होती है, तो हमें उसको कैसे निकालना है। तो देखिए ये कह रहा था स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। मान लीजिए किसी टाइम पर हम लोग यहाँ पहुँचते हैं, किसी टाइम पर हम लोग इस पोजीशन पर पहुँचते हैं, और मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है ये आपका डेल्टा एक्स है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम और बड़ा कर दे तो आपको समझ में आएगा। मान लीजिए हमने एक छोटा सा पार्ट इस ग्राफ में कंसीडर कर लिया है, और इस ग्राफ से हमने एक लाइन वर्टिकल खींची और एक लाइन हॉरिजेंटल खींची। तो ये वाली लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, ये डेल्टा एस को रिप्रेजेंट करती है, और ये वाली लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, डेल्टा टी को रिप्रेजेंट करेगी। ये मान लीजिए ये ए बी कोई पोजीशन है, ए बी कोई पोजीशन, देखिए इस ग्राफ में जो स्लोप है वो रिप्रेजेंट करेगा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी को। और अगर हम डेल्टा टी की जो लिमिट है, मतलब वो इतना छोटा मान लें कि लगभग 0 मान लें, तो इसको अगर इस तरीके से लिख लिया जाए, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, मतलब डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी में अगर डेल्टा टी की लिमिट बहुत छोटी कंसीडर कर लिया जाए तो ये कन्वर्ट हो जाता है डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। और यही आपका क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एनी पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ पाथ एंड एट एनी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी एक टाइम पर या किसी एक पार्टिकुलर पाथ के पॉइंट पर अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है तो वो वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मानी जाती है। तो इस तरीके से हमने ये जाना, और इसमें जो ग्राफ लिया जाएगा वो एसटी ग्राफ ही लिया जाएगा, ठीक है। तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल। ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। एक पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रहा है, जिसका रेडियस r है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए, ये पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहा है, एंड मूव्स एंटी क्लॉकवाइज, और ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है फ्रॉम ए टू बी, ए टू सी, ए टू डी एंड ए टू ए। तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं,
सबसे पहले जब हम इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम इस सर्किल का सरकमफ्रेंस निकाल लेते हैं। इस सर्किल का सरकमफ्रेंस निकालते हैं। सरकमफ्रेंस क्या होगा? 2 पाई आर होगा। तो जब हमें सरकमफ्रेंस पता लग जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ए से लेकर के फिर अपने पोजीशन ए पर पहुंचने में जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई है वो 2 पाई आर है। अब अगर हम इसको 4 इक्वल पार्ट में अगर इसको डिवाइड करते हैं तो हमें इस सरकमफ्रेंस को भी 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम पाथ ए बी इक्वल टू पाथ बी सी इक्वल टू पाथ सी डी इक्वल टू पाथ डी ए इक्वल टू, ये जो सरकमफ्रेंस आया है इसी का 4th पार्ट ले लेंगे। तो दैट इज इक्वल टू पाई आर अपॉन 2। ये आपका पाई आर अपॉन 2 हो जाएगा। अब आप ये बताइए, अगर हमें ये वाला डिस्टेंस निकालना है तो ये कैसे निकलेगा? अगर हमें ये डिस्टेंस निकालनी है तो ये डिस्टेंस हमें कैसे निकलेगी? तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इन ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल AOD चाहे बेटा ट्रायंगल AOB ले लिया जाए चाहे ट्रायंगल AOD ले लिया जाए, दोनों ही कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं। तो दोनों में जो आपका AB की वैल्यू होगी वही आपका AD की वैल्यू होगी कि नहीं होगी? ये दोनों पाथ की वैल्यू इक्वल होगी और दोनों में पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बेटा ये R है, ये भी R है, ये भी R है। तो अगर हमें ये साइड निकालनी है पाइथागोरस थ्योरम से तो दैट इज इक्वल टू √R² प्लस R², दैट इज इक्वल टू √2R² एंड दैट इज इक्वल टू R√2। तो ये हमने 2 लाइन सॉल्व किया। अब इसमें हमसे पहले क्या पूछ रहा है? पहले क्वेश्चन पूछ रहा है फ्रॉम A टू B, फ्रॉम A टू B डिस्टेंस क्या होगा? A से B तक जाने में जो लगा हुआ डिस्टेंस है वो कितना होगा? इसका मतलब ये पाथ AB के बारे में बात कर रहा है। पाथ AB कितना होगा? तो हम इसको बड़े आराम से लिख सकते हैं, ये पाई आर अपॉन 2 होगा। अब यहीं पर अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया जाए तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट पाथ। ए और बी के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो ये आपका है। ये डिस्टेंस हम लोग निकाल चुके हैं, दैट इज इक्वल टू R√2। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन है फ्रॉम A टू C। अब हम A से लेकर के C तक पहुंच रहे हैं।
तो देखिए हमने क्या किया, ये पाथ और ये पाथ ट्रेवल किया इन द फॉर्म ऑफ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट नहीं, ये डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया, इसका मतलब इसका डबल, ये पाई आर अपॉन 2 का हमने डबल ट्रेवल किया है। तो इसमें डिस्टेंस कितना निकलेगा, इसका डबल कैसे निकालेंगे, 2 इंटू पाई आर अपॉन 2, तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा। ठीक, अब अगर डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक आर है, यहाँ से यहाँ तक भी आर है, तो आर और आर को ऐड कर लेंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, फ्रॉम A टू D डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस बेटा A से आप D तक जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये पाथ AB, पाथ BC, पाथ CD, आपको इसका 3 टाइम्स लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई पाई आर अपॉन 2। और अगर डिस्प्लेसमेंट लेंगे, डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये हुआ A और D के बीच शॉर्टेस्ट पाथ कितना है, तो शॉर्टेस्ट पाथ हमने AD का निकाला है r√2, तो यही आपका r√2 हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, फ्रॉम A टू A, फ्रॉम A टू A, तो यहाँ पर डिस्टेंस बेटा ये A से लेकर के आप A तक पहुँच रहे हैं, तो इसका मतलब जो सरकमफ्रेंस होगा वही आपका डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 पाई, डिस्टेंस हो जाएगा 2 पाई r। भाई सर्किल का जो भी सरकमफ्रेंस है वही तो आपका इस पार्टिकल का पाथ है ना, तो ये 2 पाई r हो जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, थोड़ा सोचिए, हम जिस पोजीशन से स्टार्ट किए थे उसी पोजीशन पर फिर पहुंच गए, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड न्यूमेरिकल, ए कार इज मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज शोन बिलो। इस ग्राफ को देखिए और ये पहचानिए कि ये ग्राफ में कैसे कार ट्रेवल कर रही है। देखिए जो ऊपर नंबर लिखे हैं वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इन मीटर, और जो नीचे नंबर लिखे हैं वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन सेकेंड। तो ये बताना ये चाह रहा है कि जो कार की 3 पोजीशन दी गई है, एक पोजीशन O है, एक पोजीशन Q है, एक पोजीशन P है, तो ये कह रहा है कि O पर गाड़ी रेस्ट में है, O पर गाड़ी रेस्ट में है। जब ये कार पहुंचती है P पर, उस समय उस कार ने 360 मीटर 18 सेकेंड में वो कार ट्रेवल कर चुकी है, और एट पॉइंट Q 240 मीटर इन 12 सेकेंड ट्रेवल कर चुकी है।
तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ कार फ्रॉम O टू P। O से P तक जब जाती है गाड़ी तब गाड़ी की एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या है। और सेकंड है कि O से P तक जाती है और फिर Q तक लौटती है। इसका मतलब ये P से Q तक रिटर्न हो रही है और O से लेकर के P तक गाड़ी जा रही है ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास फार्मूला तो ही है कि एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो एक काम करते हैं, हम इस क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम डिस्टेंस पता लगाते हैं, सीधा फार्मूला लिखते हैं, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। थोड़ा सोच के बताइए, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना ट्रेवल कर रहा है। O पर 0 किलोमीटर और P पर 360 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कैसे निकालेंगे, 0 प्लस 360 और टोटल टाइम टेकन, यहाँ पर O पर टाइम हमारा 0 है और P पर हमारा टाइम है 18। तो ये हो जाएगा 360 अपॉन 18 आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। अब आता है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का क्या फार्मूला है, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला है टोटल डिस्प्लेसमेंट, या सीधा हम लिखें डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, देखिए पहले O से P तक जा रहा है, तो ये राइट हैंड साइड जा रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है, राइट हैंड साइड जा रहा है, तो वैल्यू हम पॉजिटिव लेंगे। कितना जा रहा है, टोटल 0 से लेके 360 तक जा रहा है, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा 360 और टाइम कितना लग रहा है 18। तो यहाँ पर आंसर 20 मीटर पर सेकेंड आएगा, लेकिन इस कंडीशन में नहीं आएगा। इस कंडीशन में जो हम एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, देखिए जब यहाँ से यहाँ तक गया तो राइट हैंड साइड गया, तो राइट हैंड साइड को तो हम लिखेंगे प्लस 360। फिर जब यहाँ से यहाँ तक गया तो लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड कितना लौट रहा है, 360 में 240 माइनस करके देख लेंगे, 120 आएगा। तो ये जो वैल्यू है ये हम निगेटिव लेंगे, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड वाला डिस्टेंस है। एवरेज स्पीड, सॉरी ये अभी हम एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं ना, तो एवरेज स्पीड में तो डायरेक्ट ऐड हो जाता है 360 प्लस 120 अपॉन 18 प्लस, पहले 18
अब फिर इसके बाद 18 माइनस 12 6, तो 18 प्लस 6, क्लियर। तो ये आपका हो जाएगा 480 और 18 प्लस 6 24, इसको सॉल्व करेंगे 20 मीटर पर सेकेंड आएगा। तो एवरेज स्पीड में हमको ऐड करना है, हमें ये नहीं देखना है कि हमारा डायरेक्शन किस तरफ है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी में ऐड नहीं किया जाता है, एवरेज वेलोसिटी में डायरेक्शन देखा जाता है। देखिए पहला डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये जो 360 मीटर है इसको हम प्लस 360 लेंगे। अब फिर इसके बाद हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो 360 में 240 माइनस करेंगे 120 आएगा। तो ये जो 120 है इसको निगेटिव ले लेंगे, लेकिन टाइम यहाँ भी टोटल टाइम ही रहता है, इसलिए यहाँ पर हमें 18 प्लस 6 ले लेना है। तो दैट इज इक्वल टू 360 माइनस 120 अपॉन 24। तो ये हो जाएगा 4 240 अपॉन 224 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर हमने देखा कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे व्हाट इज एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है और उसको हम कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो बेटा थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।